संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के हमारे जूम बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही सीनियर साथी आदरणीय विजय बौद्ध जी, संचालक योगेश गौतम साहब, प्रस्तावक माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब और देश भर से जुड़े हुए सभी आरबीएम के जिम्मेदार साथियों को मेरा सादर नमोबुद्धाय जय भीम। साथियों देखो, सबसे पहले तो मेरा ये अनुरोध है कि ये जूम की जिम्मेवारी कोई साथी संभालो। ये ऑफिस के लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। एक लड़का है लक्की, जो दिनेश सन्यासी थे, हमारे बहुजन न्यूज पेपर के संपादक थे, उनका बेटा है वो इसको देखता है। उस पर समय नहीं रहता, बहुत सारा काम है। अभी वो कह रहा है कि 500 का पैकेज है हमारा, ये 500 का रेंट जा रहा है और 100 से ज्यादा अब इस पे जुड़ नहीं रहे, है ना। तो ये अपने किसी मिशन के साथी कोई ये काम करना चाहिए। मैं पहले भी कई लोगों से निवेदन कर चुका हूं। और यदि किसी साथी को ऐसा डर लगता है कि भाई हम इसको करेंगे या हम अपने नाम से इसको चलाएंगे तो कहीं इसका पेमेंट हमें ही ना देना पड़ जाए, तो बिल्कुल बेफिक्र रहें। पेमेंट इसका सेंटर ऑफिस से ही जाएगा, हम ही देंगे। तो इसको कोई साथी जिम्मेदारी लीजिए, है ना। अभी ज्यादा लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं जुड़ पा रहे, 100 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एक तो मेरा ये निवेदन है। दूसरा, कुछ बेसिक बातें मैं 10 मिनट आपके बीच में रखूंगा। बेसिक बातें यह है कि बड़ी गहराई से ये चिंतन किया गया कि संपूर्ण भारत जब बौद्ध में था तो ऐसे कौन से कारण हुए, ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई कि भारत में बौद्ध धर्म बिल्कुल शून्य हो गया, एकदम शून्य हो गया। ये बड़ी तकलीफ की बात है और इस पे हम बड़े गहनता से, हमारे साथियों ने कभी चिंतन और अध्ययन नहीं किया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने इसका गहराई से चिंतन किया और अध्ययन किया और उसके कारण खोजे। उसके जब कारण खोजे तो हम इस नतीजे पर निकले, इस नतीजे तक पहुंचे कि जो धम्म था वो दो लोगों में था। दो लोगों में अर्थात एक राजा में, जो कि धम्मप्रिय चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने जब धम्म की दीक्षा ले ली तो वो राजा धार्मिक हो गए, बुद्धिस्ट हो गए। उसके बाद फिर उनकी जो पीढ़ियां थी वो पीढ़ियां बुद्धिस्ट राजा रही और उन्होंने बहुत अच्छा जनहित का, जन कल्याण का, मानव कल्याण का शासन किया। लेकिन जो इस शासन से दुखी थे, जिनको मानवतावादी संस्कृति, श्रमण संस्कृति पसंद नहीं थी, वह अंदर ही अंदर षड्यंत्र करते रहे, षड्यंत्र करते रहे, प्लानिंग करते रहे, योजनाएं बनाते रहे। और एक दिन आ गया कि उन्होंने अपनी योजना को, अपनी प्लानिंग को सफल कर दिया और वो दिन था बृहदत्त की हत्या। हमारे अंतिम चक्रवर्ती सम्राट बृहदत्त की हत्या। तो उनकी हत्या हो गई अर्थात राजा की हत्या हो गई। और राजा की हत्या के बाद जब पुष्यमित्र शुंग ने राज सत्ता अपने हाथ में ले ली तो उन्होंने भिक्षु संघ को कत्ल करने का आदेश जारी कर दिया। उस जमाने में 100 सोने के दिनार मतलब घोषित कर दिए। आज अगर हम उनकी कीमत माने तो 1 करोड़ से ऊपर जाएगी। एक भिक्षु का सर कत्ल करके लाने के एवज में 100 असरफी सोने की मिलेगी, है ना। तो कम से कम हम आज की उसकी कीमत, 100 असरफी की कीमत समझे तो 1 करोड़ से ऊपर जाएगी। तो इस तरह से भिक्षु संघ का कत्ल हुआ और बहुत सारे भिक्षु कत्ल कर दिए गए। बहुत सारे भिक्षु जान बचाकर भारत छोड़कर चले गए।
विदेशों में चले गए, चाइना चले गए, जापान चले गए, कंबोडिया चले गए, बर्मा चले गए, श्रीलंका चले गए, थाईलैंड चले गए। वहां उन्होंने धम्म को बड़े पैमाने पर पहुंचाने का काम किया और भारत में शून्य हो गया धम्म, शून्य हो गया, मानवता समाप्त हो गई और असमानता, अन्याय, अत्याचार का बेशुमार, मतलब जिसकी सीमाएं समाप्त हो गई, कोई सीमा नहीं रही, स्तन तक ढकने की अनुमति नहीं थी। मतलब इतना बड़ा अन्याय अत्याचार भारत में हुआ। तो इसका मुख्य कारण, बिल्कुल धम्म को खत्म होने का जो मुख्य कारण था, वो कारण था कि धम्म जो था वो राजा में था और भिक्षु में था, प्रजा में नहीं था, समाज में नहीं था। इसलिए राजा कत्ल, भिक्षु कत्ल, और प्रजा तो धार्मिक थी ही नहीं। अगर प्रजा के ब्लड में धम्म होता तो एकदम शून्य नहीं होता, कम से कम जीरो नहीं होता, खत्म नहीं होता। क्योंकि इसका जब हम लोग समीक्षा करते हैं दूसरे लोगों से भी, तो कई प्रमाण हमारे सामने आते हैं। एक प्रमाण ये आता है कि ब्राह्मण धर्म जो है वो बुद्धा शासन काल के समय भी खत्म नहीं हुआ। बहुत बड़े जो साधु संत थे वो भिक्षु बन गए, भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए, लेकिन उनका जो ब्राह्मण समाज था वो उसको जीवित रखा, अपने संस्कारों में उन्होंने उन्होंने उसको जिंदा रखा और छल कपट धोखे से वो मौके की तलाश करते रहे और मौका एक दिन उनको मिल गया तो बृहदत्त की हत्या करके उन्होंने उन्हें अपने धर्म को स्थापित कर दिया। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि वो समाज में धर्म व्यापक था, ब्राह्मण धर्म ब्राह्मण समाज में के ब्लड में था, उनके संस्कारों में था। जबकि बड़ी संख्या में उनके जो संत थे, गुरु थे, साधु थे, वो भिक्षु हो गए थे, भंते बन गए थे। लेकिन इसके बाद भी समाज ने अपनी संस्कृति को उसको जीवित रखा, कायम रखा। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, 800 वर्ष तक मुगलों का शासनकाल रहा। मुगलों का शासनकाल रहा, बुद्ध का धम्म चूंकि प्राय समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था, इसलिए वो शून्य बना रहा। लेकिन 800 वर्ष तक मुगलों के शासन में भी ब्राह्मण धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा कि वो धर्म उनके समाज में, उनके समाज के संस्कारों में, उनके समाज के खून में था, इसलिए वो उसको बचाए रखे मुगलों के शासनकाल में भी। 150 वर्ष से ज्यादा अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों के शासन में भी बड़े पैमाने में ब्राह्मण धर्म को कोई नुकसान नहीं हुआ और वो उसको संरक्षित रखने में, उसको कामयाब रखने में सफल रहे। अब 26 जनवरी 1950 को जो हमारे भारत का संविधान लागू हुआ, उसके अनुसार प्राचीन काल की सारी मान्यताएं, सारे ग्रंथ हैं, शून्य घोषित कर दिए गए। लेकिन आप देख रहे हैं कि इन 75 वर्षों में भी ब्राह्मण धर्म बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है ना। तो इसका अध्ययन चिंतन करके हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जब तक समाज को श्रमण संस्कृति के आधार पर तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक हम हजारों 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 वर्षों तक के लिए इसे स्थायी रूप से स्थापित नहीं कर पाएंगे। यदि हम अब भी राजा के पीछे भागते हैं तो लोकतंत्र है, राजा आएंगे, राजा जाएंगे, कभी कोई आएगा, कभी कोई जाएगा, कभी किसी की सरकार आएगी, कभी किसी की सरकार जाएगी। केवल हम भिक्षुओं तक निर्भर रहते हैं। पिछले 70-75 वर्ष का रिकॉर्ड है। बाबा साहब अंबेडकर जी को 68 वर्ष धम्म की दीक्षा स्वीकार किए हो गया, तो भिक्षु संघ की कार्यशैली और भिक्षु संघ का समाज पर प्रभाव हम सबके सामने है, हम सबके सामने है। हमें उसका अध्ययन चिंतन करना चाहिए और भिक्षु संघ का सदैव हमें सम्मान करना चाहिए। भिक्षु संघ का भी
और व्यक्तिगत रूप से भिक्खु का भी, क्योंकि वो हमारे धम्म गुरु हैं, उन्होंने चीवर ग्रहण किया है, इसलिए उनके सम्मान में, आदर में कभी कोई कमी नहीं होने देनी चाहिए। लेकिन निर्भर नहीं रहना चाहिए, निर्भर नहीं रहना चाहिए कि भिक्खु धम्म चलाएंगे तो धम्म चलेगा, भिक्खु धम्म नहीं चलाएंगे तो धम्म नहीं चलेगा। ये तैयारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को पूरे देश भर में करनी है, पूरे भारतवर्ष में करनी है, और हजारों हजारों वर्षों के लिए करनी है कि धम्म का काम जो करेगा वो समाज करेगा। समाज एक उसका पिलर होगा, समाज उसका फाउंडेशन होगा, है ना। और वही समाज भिक्षुओं का निर्माण करेगा, चरित्रवान भिक्षुओं का, आदर्शवादी भिक्षुओं का निर्माण करेगा। तो ये उद्देश्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना की गई है। ये बात मैं इसलिए स्पष्ट कहता हूं कि बहुत सारे हमारे भिक्षु सार्वजनिक मंच से तो नहीं कहते, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो उपासकों को ये कहते हैं कि भाई धम्म का काम तो भिक्षुओं को करना है। अभी अभी उपासक लोग संगठन बना लिए हैं, अभी उपासक लोग इस काम को कर रहे हैं। उपासकों का काम ये नहीं है, उपासकों का काम तो है भिक्षुओं को भोजन दान देना, धम्म दान देना, पैसा देना, बस यही उनका काम है ना। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आज हमारा बनवे चल रहा है, बनवे चल रहा है, जैसा भी हम पढ़ाते हैं वैसा समाज पढ़ लेता है, जैसा हम समाज को समझाते हैं वैसा समाज समझ लेता है। और कहीं समाज धार्मिक हो गया, समाज को धम्म की जानकारी हो गई, समाज को विनय पिटक की जानकारी हो गई, समाज को नियम और कायदे कानून की जानकारी हो गई, तो हमारा जो बनवे चल रहा है वो फिर हमारा बनवे नहीं चलेगा। बेशक हम भिक्षु रहेंगे, चीवर पहन के रहेंगे, लेकिन हमें फिर नैतिकवान भिक्षु के जीवन की भूमिका निभानी पड़ेगी, है ना। तो मैं ऐसा समझता हूं कि उनको ये शायद डर लगता है, खतरा लगता है, इस तरह से ऐसा वो लोग कहते हैं। मुझे कई साथी लोग बताते हैं कि साहब फला बनते जी कह रहे थे कि देखो इन लोगों को तो राजनीति में रहना चाहिए था, राजनीति पे काम करना चाहिए था, इनको धम्म के काम की क्या जरूरत थी। तो मैं ये पॉइंट इसलिए आप लोगों के बीच में क्लियरफाई कर रहा हूं, तो हो सकता है कुछ लोग आपसे भी कहते होंगे, और आपसे नहीं कहते होंगे तो समाज में जरूर वह कंफ्यूजन क्रिएट करते होंगे निश्चित रूप से, ऐसा मेरा भरोसा है। प्रमाण नहीं है मेरे पास, कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा भरोसा है। तो हमें इस प्रकार के कंफ्यूजन से भी बचना है। हमको हमको कहना है कि गुरु जी आप हमारे धम्म गुरु हैं, अगर समाज तैयार नहीं होगा तो टेंट कौन लगाएगा, माइक कौन लगाएगा, कुर्सी कौन बिछाएगा, पर्चे कौन छपाएगा, गांव गांव में जाके पर्चे कौन बांटेगा, समाज को इकट्ठा कौन करेगा। भाई ये काम तो उपासक का ही है, ये काम तो उपासक को ही करना पड़ेगा। और जब हम अच्छा सा मंच सजा देंगे, हम 200, 400, 500, 1000, 2000 उपासक उपासिकाएं इकट्ठा कर लेंगे, तो फिर आप धम्म देश न दीजिए, जो ज्ञान आपने अर्जित किया उस ज्ञान का बंटवारा कीजिए, उसको बांटिए, लोगों तक पहुंचाइए। तो बिना उपासक, बिना समाज के तैयार किए हम बहुत लंबे समय तक धम्म को नहीं ले जा सकते। तो इस तरह से ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके बीच में रखे हैं, और बाकी वर्तमान में जितने धर्म चल रहे हैं उनमें भी आप देखिए कि उनका समाज तैयार है। एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझा देता हूं। अगर कहीं 4 सरदार सिख लोग मकान बनाते हैं, 4 सिख 10 सिख मकान बनाते हैं या मकान खरीदते हैं, तो उससे सबसे पहले वो देखते हैं कि गुरुद्वारा कहां है, गुरुद्वारा है कि नहीं है। और यदि गुरुद्वारा नहीं है तो वो 10 लोग मिलकर पहले गुरुद्वारे के लिए प्लॉट खरीदते हैं, अपने घर के लिए पहले प्लॉट नहीं खरीदते। ये मेरी पक्की जानकारी है, 100% मेरी जानकारी है। पहले वो गुरुद्वारे का प्लॉट खरीदते हैं और मकान को बनाने के साथ साथ वो अपना गुरुद्वारा बना के तैयार करते हैं।
जब गुरुद्वारा बन के तैयार हो जाता है तब वो किसी ग्रंथी को पॉइंट करते हैं। ग्रंथी होते हैं जो गुरु गोविंद नानक जी का ग्रंथ है, सिख धर्म का ग्रंथ है, उसका वाचन होता है, उसको ग्रंथ कहते हैं। ठीक है ना? यही मुसलमानों का है। मुसलमान जब अगर कहीं दूसरी जगह मकान बनाते हैं तो वो भी सबसे पहले ये देखते हैं कि मस्जिद पास है कि नहीं है। यदि मस्जिद पास में नहीं है तो वो सारे लोग मिलकर, उस एरिया में जितने लोग होते हैं, 10 15 20 लोग, वो सब मिलकर पहले मस्जिद के लिए जमीन खरीदते हैं। मस्जिद के लिए जमीन खरीदते हैं, अपना मकान बाद में बनाते हैं, मस्जिद पहले बनाते हैं समाज के लोग। और जब मस्जिद बन जाती है तब वो मौलाना को पॉइंट करते हैं कि आप हमारे मौलाना रहेंगे, आप हमको नमाज पढ़ाएंगे, आप हमको अजान देंगे। और इसके बदले में, तो उसके बदले में ये लोग सिख, पारसी, ईसाई और मुस्लिम अपनी कमाई का, खून पसीने की कमाई का 10% ये अपने धर्म के लिए खर्च करते हैं। धर्म के लिए खर्च करते हैं। समझ पा रहे हैं ना? हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ बुद्ध विहार नहीं है। अगर कहीं कुछ लोग बना भी लेते हैं तो 2 वर्ष के अंदर उसमें ताला लग जाता है। ताला लग जाता है, वो बनाने वाली कमेटी में आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं, ताला कोई मार देता है, चाबी कोई ले जाता है। तो ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये सारी घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि मानसिक रूप से समाज तैयार नहीं। भावना बस बुद्ध विहार बना तो लिया, लेकिन बनाने के बाद हमारी नैतिक जिम्मेवारी क्या है ये उसको बोध ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है। तो ये बोध और ज्ञान कैसे पैदा होगा समाज में? अब ये कोई मार्केट बाजार में मिलने वाली चीज तो है नहीं कि भाई मार्केट में मिलती हो, बाजार से खरीद के लाके दे दो भाई, 100 ग्राम, 250 ग्राम सबको। तो ये तो समाज की संस्कृति, समाज की बैठकें, समाज की धम्म चर्चा, समाज की सेमिनार, समाज की संगोष्ठी, समाज के सम्मेलन, इनके माध्यम से समाज का विवेक जागेगा, अज्ञान घटेगा और ज्ञान बढ़ेगा। जितना अज्ञान कम होता जाएगा व्यक्ति के मस्तिष्क में, और जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतना ही हम धम्म को मजबूती देने में कामयाब हो सकेंगे। तो इसके लिए लोग चाहिए। ये केवल कहने भर से काम नहीं चलेगा। सुलझे हुए लोग चाहिए, सुलझे हुए लोग जिनमें समाज को जोड़ने की क्षमता हो, समाज को संगठित करने की क्षमता हो। तो ये काम कौन कर सकते हैं? ये काम 3 किस्म के लोग कर सकते हैं। वो 3 किस्म के लोग कौन से हैं? सबसे पहले प्रबुद्ध व्यक्ति। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध की परिभाषा क्या है? प्रबुद्ध की परिभाषा है जिसको जीवन का अनुभव है, जिसने स्वयं अपने जीवन में उसका अनुभव किया है, जो दूरदर्शी है, पारदर्शी है। आज के 100 वर्ष के बाद क्या हो सकता है, कैसे हालात निर्मित हैं, उसका बोध है, उसका ज्ञान उसको है। इसको हम प्रबुद्ध कहते हैं, एक व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति शिक्षित, शिक्षित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति। वो समाज को समझा सकता है, कन्विंस कर सकता है। एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कुछ लोग समझते हैं कि प्रबुद्ध व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति ये तो एक ही बात हो गई। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ये एक ही बात नहीं है। शिक्षित होने का मतलब है डिग्री का होना। एमए किया है, बीए किया है, लॉ किया है, इंजीनियरिंग किया है, उस पर डिग्री है, वो शिक्षित हो गया। अब जिस पे डिग्री है वो प्रबुद्ध है, बुद्धिमान है, ये संभव नहीं। ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास डिग्रियां हैं वो बुद्धिमान भी है। हाँ, बुद्धिमान उनमें भी हैं, ऐसा नहीं उनमें नहीं है,
लेकिन 100 के 100% वो बुद्धिमान है, ये संभव नहीं है। अगर ये संभव होता तो लाखों करोड़ों की संख्या में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, आईएएस, आईपीएस हमारे समाज के हैं, बहुजन समाज के हैं। कब का हमने मनुवाद को और इस सामंतवाद को खत्म कर दिया होता, यदि वो शिक्षित लोग प्रबुद्ध भी होते। समझ ना, इसलिए इसे हम जोड़ के नहीं देख सकते, इसको हमें दो पार्टों में बांटना ही पड़ेगा। जैसे संत रविदास, संत कबीर, जो हमारे गुरु संत हुए हैं, ये कोई शिक्षित नहीं थे, डिग्रियां नहीं थी इनके पास, बहुत बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं थी इन पे। उदाहरण एक आता है अकबर। अकबर भी कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बहुत सफल शासक था, बहुत अच्छा प्रशासक था अकबर। तो प्रबुद्ध था, वो बुद्धिमान था। एक कैसे करके आप समझिए। अब दूसरा आता है संपन्न। संपन्न कौन है? संपन्न वो है जिस पे थोड़ा धन है, संपत्ति है, उद्योग है, कारोबार है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो संपन्न है वो शिक्षित भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। या जिस पे धन है वो प्रबुद्ध हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, ये बहुत जरूरी नहीं है। सैकड़ों उदाहरण हमारे जीवन के हैं कि कई हमारे लड़के, हमारे लोग कारोबार में सफल हो गए। अच्छी बात है, खुशी की बात है। बहुत अच्छी कोठी बना लिए, बहुत अच्छा अपना ऑफिस बना लिए। और जब कोई उनके यहाँ जाता है ना, क्योंकि वो प्रबुद्ध नहीं है, संस्कारी नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो वो उनसे बड़ा सीनियर व्यक्ति, उनसे ज्यादा योग्य व्यक्ति जब उनके ऑफिस जाता है, तो व्यवहारिकता में मैंने देखा है कि वो खड़े होकर उसको कुर्सी बैठने के लिए ऑफर नहीं करता। उसको हाथ भी मिलाते तो अपनी कुर्सी से बैठ के हाथ मिलाता है। समझ पा रहे हैं ना? और कई व्यक्ति को मैंने देखा है, बिजनेसमैन है, भिक्खू चले गए या हम ही चले गए, मैं ही चला गया, तो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, हाथ जोड़ेंगे, जय भीम नमो बुद्धाय करेंगे और कहेंगे सर आइए बैठिए। सर बैठे, मैं नहीं बैठता कभी, लेकिन वो इतना आदर सम्मान देते हैं। और फिर किसी लड़के को चाय लेके आओ, पानी लेके आओ, और साहब आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को तो टाइम नहीं मिलता, कारोबार में लगे रहते हैं, आप समाज के लिए, धर्म के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब वो संपन्न भी है और प्रबुद्ध भी है, दोनों दोनों गुण उसमें है। शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, चौथी पांचवी आठवीं पढ़ा बस, लेकिन कारोबार में वो सफल हो गया है। तो ये तीन श्रेणियों में हमने समाज को बांटा है, जिनको तैयार करना है, जिनको मानसिक रूप से तैयार करना है। क्यों मानसिक रूप से तैयार करना है? प्रबुद्ध वर्ग जो है, जिसको मैं प्रबुद्ध कह रहा हूं, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मानसिक रूप से तैयार करने में। वो मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा। उसको तो केवल योजना पे काम करना है, योजना देनी, स्कीम देनी है। हमारी योजना क्या है? भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए, बौद्ध में भारत बनाने के लिए प्लानिंग क्या है? तो उसको प्लानिंग में जोड़ना है। ठीक है, शिक्षित व्यक्ति को प्रबुद्ध करना है, शिक्षित व्यक्ति को प्रबुद्ध करना है, जिससे उसकी शिक्षा और उसका ज्ञान दोनों मिलकर समाज के लिए लाभकारी हो सके, समाज को फायदा हो सके। और तीसरा संपन्न वर्ग, संपन्न वर्ग को भी हमें मिशनरी बनाना है, उसको भी प्रबुद्ध बनाना है। क्योंकि वो समय दे या ना दे, लेकिन धन, धन तो दे। जैसे मैंने आपको सिखों का और मुसलमानों का उदाहरण दिया, तो उनका जो व्यापारी वर्ग है, उनका जो संपन्न वर्ग है, वो उनको पैसा देता है। वो उनके पास जाते हैं कि हमको फला जगह पे लाल मस्जिद, हमको लाल गढ़ी में मस्जिद बनानी है, वहां हमारे 10 लोग रहने लगे हैं, वो नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है। तो उनका जो व्यापारी वर्ग है, संपन्न वर्ग है, वो उनको कहता है ईंटा कितना चाहिए, सरिया कितना चाहिए, सीमेंट कितना चाहिए। तो कोई ईंटा भिजवा देता है, कोई सीमेंट भिजवा देता है, कोई गिट्टी भिजवा देता है, कोई चंबन सेन भिजवा देता है, और कुछ लोग पैसा दे देते हैं, मस्जिद बन के तैयार हो जाती है। यही सेम गुरुद्वारों में है।
वो अपने संपन्न लोगों के बीच में प्रस्ताव रखते हैं, गुरुद्वारे में, बड़े गुरुद्वारे में मीटिंग में रखते हैं प्रस्ताव कि हमको एक नया गुरुद्वारा सिकंदरा में बनाना है, वहां हमारे संगत के लोग रहते हैं। तो सारे लोग मिलते हैं और गुरुद्वारा बन के तैयार हो जाता है। गुरुद्वारा नहीं बनता, दूसरा ताजमहल बन के तैयार हो जाता है। ताजमहल जैसा बना देते हैं वो लोग, करते हैं ना ये काम। हम क्यों नहीं सफल हो पा रहे? हम इसलिए सफल नहीं हो पा रहे कि हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग है वो भटका हुआ है, वो भटका हुआ है, वो संगठित नहीं है, उसके पास कोई योजना नहीं है, प्लानिंग नहीं है, दूरगामी कोई सोच उसके अंदर उत्पन्न नहीं है। ये हमारा एक माइनस पॉइंट है। हमारा शिक्षित वर्ग है वो अति महत्वाकांक्षी हो गया, अति स्वार्थी हो गया। उसे स्वयं, स्वयं के बेटा बेटी, इसके सिवा कुछ नजर नहीं आता है। और संपन्न वर्ग जो है तो वो भी महत्वाकांक्षी हो गया है, वो भी स्वार्थी हो गया है। अभी बाबा साहब की जयंती आ रही है, उस पर 1100 रुपए की रसीद कटा लेगा वो, या 2000 की रसीद कटा लेगा, और पूरे साल भर उसी को दिखाता रहेगा, उसी को दिखाता रहेगा कि देखो मैं देता हूं, मैं देता हूं, मैं देता हूं। अरे भाई, तुम कितने में से कितना देते हो, ये गणित करो। कितने में से कितना देते हो? अगर एक वर्ष में 1 करोड़ रुपए तुम कमाते हो तो तुमको 10 लाख रुपया समाज पे खर्च करना है। समाज की बेहतरी के लिए, धम्म की मजबूती के लिए आपको 10 लाख खर्च करना है। और आप 2, 3, 4 हजार रुपए चंदा देकर उन्हीं रसीदों को दिखाते रहते हैं, उन्हीं रसीदों को दिखाते रहते हैं। दूसरा लेने चला जाए कोई दूसरे संगठन का आदमी तो कहते हैं अरे यार ये तो धंधा उठा लिया तुम लोगों ने। अभी वो आए थे, वो रसीद काट के चले गए, आप आ गए, आप रसीद काटने आ गए, आप लोगों पे कोई काम नहीं है। तो वो ऐसा क्यों कहता है? वो ऐसा इसलिए कहता है कि वो अज्ञानता में है, अज्ञानता में डूबा, उसको बोध नहीं है, उसको अपनी जिम्मेवारियों का बोध नहीं है। तो ये कराना किसको है? इसके लिए हमको ट्रेंड प्रचारक चाहिए, ट्रेंड हमको प्रशिक्षण देने वाले लोग चाहिए। इसके लिए हमें मजबूत धम्म के प्रचार करने वाली टीमें चाहिए। तो ये करेगा कौन? ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा करेगी। तो करेगी कैसे? वो सिस्टम बनाना पड़ेगा, प्लानिंग बनाना पड़ेगा, जिम्मेदारी बनाना पड़ेगा। जैसे मैं पुलिस फोर्स से समझाता हूं, 5 सिपाहियों के ऊपर एक हेड कांस्टेबल होता है, एक सिस्टम बन रहा है। 5 सिपाही हो गए, अब वो 5 सिपाही तो बराबर की रैंक के हो गए, उनको निर्देशित कौन करेगा, नियमों का पालन कौन करवाएगा? तो उनके ऊपर एक हो गया हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल 3 स्टार वाला, वो 5 का बॉस हो गया। अब 5 हेड कांस्टेबल के ऊपर, 5 हेड कांस्टेबल के ऊपर एक 2 स्टार वाला दरोगा हो गया, तो दरोगा करेगा। 5 दरोगाओं के ऊपर एक 3 स्टार वाला इंस्पेक्टर हो गया। ये सिस्टम का भाग है। और 3 इंस्पेक्टर के ऊपर या 4 इंस्पेक्टर के ऊपर एक सीओ हो गया, डिप्टी एसपी हो गया। डिप्टी एसपी के ऊपर एसपी हो गया, एसपी के ऊपर एसएसपी हो गया। और 5-6 जिलों के एसएसपी के ऊपर 5-6 जिले के जो पुलिस कप्तान होंगे उनको कौन गाइड करेगा, उनको निर्देशित कौन करेगा? तो डीआईजी हो गया। 5-6 डीआईजी को कौन निर्देशित करेगा, रूल्स ऑफ पालन कौन कराएगा? तो आईजी उनके ऊपर हो गया। और पूरे राज्य के आईजीओ को कौन कंट्रोल करेगा? तो उनके ऊपर डीजीपी हो गया, डीजीपी हो गया। डीजीपी को कौन कंट्रोल करेगा? तो उसके ऊपर होम सेक्रेटरी हो गया, आईएएस हो गया, सीनियर आईएएस, जो गृह सचिव है। और गृह सचिव को कौन नियंत्रण करेगा? तो उसके लिए मुख्यमंत्री हो गया, जो जनता का प्रतिनिधि है, जिसको जनता ने चुन के भेजा है। ये मैं सिस्टम आपको समझा रहा हूं, ये सिस्टम है। यही सिस्टम हमको आरबीएम में फॉलो करना है। बात समझ पा रहे ना मेरी? चूंकि मैं तो 40 वर्ष उस हर कड़ी से निकला हूं, ये मैंने किताब में नहीं पढ़ा,
ये मैंने जीवन में भोगा है, ये मेरे जीवन का तजुर्बा है। तो वही हमको करना है, सिस्टम बनाना है। सिस्टम बनाने के लिए दो बातें विशेष रूप से हमारे सामने है। एक है सीनियर टीम। सीनियर टीम माने जिसकी उम्र ज्यादा है, 60 क्रॉस कर गए, 60 वर्ष की उम्र क्रॉस कर गए, एक टीम ये है हमारी। ठीक है। अब चूंकि उम्र के साथ साथ बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं वो कमजोर होते हैं। जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतनी काम करने की क्षमता घटती जाती है। तो एक दिन मृत्यु भी होती है, अंतिम समय भी आ जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें हमारे समाज की युवा टीम को भी तैयार करना है। हमें केवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, भाई जिसकी उम्र आज 60 वर्ष है वो 10 वर्ष तक और दौड़ लेगा। 10 वर्ष के बाद बीपी, शुगर, डायबिटिक, अटैक, जाने कितनी बीमारियां उसको रोक देंगी, चाहकर भी नहीं दौड़ पाएगा। और जितनी जरूरत है इतना तो बिल्कुल नहीं दौड़ पाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें सेकंड टीम तैयार करनी है कि जब हम 70 क्रॉस कर पाए तब तक हमारा दूसरा एक जवान व्यक्ति ये धम्म के झंडे को पकड़ने के लिए, दौड़ने के लिए, राजधानी की स्पीड से दौड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो ये हमने बड़ा गंभीर चिंतन अध्ययन करके ये सोचा कि भाई जो सीनियर टीम है इसको हम सेंटर बॉडी में लेते हैं, इनको राष्ट्रीय लेवल का पदाधिकारी बनाते हैं, है ना। ये सुपरविजन पोस्ट हो गई। वो सुपरविजन करेंगे, उनके जीवन का तजुर्बा है, उनके जीवन का ज्ञान है, उसको अपने अधीनस्थ साथियों के साथ उसको शेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनसे वर्किंग लेंगे। तो ये हमारा ऐसा विचार है। प्रदेशों में हम जवान लोगों को लाना चाहते हैं जो कम से कम 50 वर्ष की ऊपर की उम्र के ना हो। 40-45 हो तो बहुत अच्छा है, और कोई 25-30 वर्ष का युवा मिल जाए तो सोने में सुहागा। कम से कम 25 वर्ष का, 30 वर्ष का मिलेगा तो ये मान के चलो कि अगले 30 वर्ष तक हमें कोई फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है। 30 वर्ष आज की उसकी उम्र है और 60 वर्ष तक वो बड़ी तेजी से दौड़ेगा, शताब्दी की स्पीड से दौड़ेगा। तो कम से कम 30 वर्ष तक का मटेरियल हमने तैयार कर लिया, और उसकी ड्यूटी होगी कि वो अपने पीछे भी तैयार करते जाएं। ये जो गुरु और शिष्य की परंपरा है ना, ये बुद्ध धम्म की परंपरा है, ये भिक्षु संघ की परंपरा है। अभी जो आषाढ़िया पूर्णिमा आएगी ना, जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं, ये गुरु पूर्णिमा बौद्धों की पूर्णिमा है, और इसमें समीक्षा होती थी। ये वर्षावास होता था 3 महीने का, और इस वर्षावास में समीक्षा होती थी कि कितने भिक्षुओं ने नए बच्चों को तैयार किया है, कितने शिष्य बनाए हैं, कितने शिष्य तैयार किए हैं जो धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन वो कर्म टूट गया, वो खत्म हो गया, और उसको दूसरों ने उस पर पजेशन कर लिया, कब्जा कर लिया। तो गुरु पूर्णिमा हमारी है, लेकिन हम जानते ही नहीं कि वो हमारी है गुरु पूर्णिमा। तो ये सारा काम करने के लिए हम चल रहे हैं। और कश्मीर का प्रोग्राम है। कश्मीर का प्रोग्राम रखा तो किसी दूसरे उद्देश्य के लिए गया था, लेकिन अधिकांश साथियों ने जो टिकट कराए वो फैमिली के साथ करा लिए, परिवार के साथ। यानी हमारा पूरा 100% जो मकसद था वो था चिंतन करना, सोच विचार करना। 4 जून 2024 को रिजल्ट आ जाएंगे नई सरकार के। 5 जून 6 जून तक स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी गवर्नमेंट आ रही है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें 100 करोड़ लोगों के लिए काम करने की क्या योजना बनानी चाहिए, मकसद उसका ये था। अब भी चर्चा करेंगे उस पर, लेकिन लोगों ने फैमिली के प्रोग्राम ज्यादा बना लिए, तो फिर हमने कहा चलो भाई कश्मीर जा रहे हैं, बहुत महंगा इलाका है, बर्फ पड़ती है वहां, तो इनको घूमने का मौका भी ज्यादा दे दो। इसलिए फिर हमने चर्चा का एक ही दिन रखा है, बाकी 3 दिन फिर घूमने के लिए आप लोगों के लिए है।
इंजीनियर रमेश चंद्र वनगोत्रा जी की एक बात को मैं थोड़ा सा और करेक्ट कर दूं। 25 तारीख को जब हम लोग सुबह नाश्ता करके निकलेंगे तो सब लोग अपना सामान पैक करके निकलेंगे, पैक करके निकलेंगे। होटल वालों ने दरअसल पैकेज है उनका 100 लोग और 10 लाख रुपए, तो उसमें गाड़ी उन्हीं की है, तो उनके हैं टेम्पू ट्रेवल। टेम्पू ट्रेवल है जिसमें 17 लोग बैठेंगे। तो सुबह 25 को वहां से निकलेंगे नाश्ता करके, और फिर घूमते फिरते देखते हुए वो सारी दिखाएंगे। उसके बाद वो हमको जम्मू स्टेशन छोड़ेंगे, इसलिए लौट के 25 को होटल नहीं जाना है वापस, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, स्टेशन पे जो उन्होंने पहुंचने के लिए कहा है वो भी इसलिए कि 17 की टीम बनानी पड़ेगी हमें। 17 की टीम एक गाड़ी में बैठेंगे, रवाना हो जाएंगे होटल के लिए, ये आप समझ लीजिए। तो इसका टीम बनाने के लिए जो हमने सोचा, आज साथियों से बात भी कर ली है हमने, अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी से माननीय बादल सिंह बोस साहब से भी चर्चा कर ली है। तो जिम्मेदारी जो बांटनी है प्लानिंग के भाग में सीनियर लोगों को, तो उसमें है आदरणीय डीपी गोलिया साहब। ये अभी तक हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, लेकिन अब हम इनको सेंटर बॉडी में ले रहे हैं, और सेंटर बॉडी की तरफ से ये 2 राज्यों को कोऑर्डिनेट करेंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान। डीपी गोलिया साहब मध्य प्रदेश के भी प्रभारी रहेंगे, और मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान को भी तैयार करेंगे। और सभी मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथियों से मेरा निवेदन है कि प्रदेश कमेटी आप लोग बनवाएं बहुत अच्छी वाली, और कोशिश करें उसमें कि जवान लोगों को ज्यादा लें। 2 बातें ध्यान रखें, एक तो जवान लोग ज्यादा लें, दूसरा बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व लें। ओबीसी के भी लोग आ जाने चाहिए, एससी में भी जाटा बहिरवार को छोड़कर दूसरे समाज के भी लोग आ जाने चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, 2 बातें। ठीक है। राम प्रसाद बौद्ध, ये झारखंड से हैं, ये अभी हमारे झारखंड के अध्यक्ष थे, तो इनको भी हम अब सेंटर बॉडी में ले रहे हैं। और ये सेंटर बॉडी की तरफ से, अभी सेंटर की बॉडी की तरफ से हम कमेटियां बनाएंगे जब पद आवंटित करेंगे। अभी पद आवंटन नहीं कर रहे हैं, अभी सेंटर कमेटी की तरफ से इनको कोऑर्डिनेटर अर्थात प्रभारी, मुख्य प्रभारी घोषित कर रहे हैं। डीपी गोलिया साहब भी मुख्य प्रभारी होंगे, और राम प्रसाद बौद्ध जी भी जो झारखंड से हैं। ये बिहार प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों को कोऑर्डिनेट करेंगे। अभी एक बात और बता दूं मैं, एक एक साथी को अभी और तलाशना है। एक राजस्थान से साथी को तैयार करना है जो सेंटर बॉडी में रहेंगे, यानी पद रहेगा एक सीनियर साथी का महासचिव और एक का सचिव। एक महासचिव एक सचिव, ये दोनों की टीम मिलकर जो जो स्टेट मिलेंगे उनको दोनों साथी मिलकर कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी उनके प्रभारी रहेंगे। तो अभी एक एक साथी हम लोग यहां कर पा रहे हैं, दूसरे साथी भी आप तलाश करिए। इसी तरह से शेषराव घांगड़े और खेमचंद सोलंकी। शेषराव घांगड़े साहब बॉम्बे से हैं, महाराष्ट्र से। खेमचंद सोलंकी जी गुजरात से हैं। ये जैसे पहले थे, ये दोनों साथी वैसे ही रहेंगे, और ये 4 स्टेट को तैयार करेंगे: गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ये चारों साथी इनको तैयार करेंगे। ठीक है। इससे आगे हमारे रमेश चंद्र वनगोत्रा साहब, ये जम्मू कश्मीर से हैं, आयोजक हैं कश्मीर के कार्यक्रम के। और माननीय शीशपाल कारवाल साहब, ये चंडीगढ़ से हैं, मोहाली से हैं। तो ये दोनों साथी सेंटर बॉडी की तरफ से कोऑर्डिनेट करेंगे 4 स्टेट को प्रभारी के रूप में: पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और हरियाणा। ठीक है, ये इस तरह से करेंगे। विजय बौद्ध जो छत्तीसगढ़ से हैं, तो
ये सेंटर की तरफ से जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना प्रदेश को कोऑर्डिनेट करेंगे। और एक साथी अपना तेलंगाना या आंध्र प्रदेश से सेंटर कमेटी के लिए और तैयार करेंगे किसी सक्रिय साथी को। इसी तरह से बाबूजी, जगदीश प्रसाद बाबूजी, जिनकी पहले ही घोषणा हो गई है, वो उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को कोऑर्डिनेट करेंगे। और उत्तराखंड या दिल्ली से एक साथी और तैयार करेंगे जो उनके साथ सेंटर बॉडी में वो कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इस तरह से ये तैयारी अभी हुई है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं खेमचंद सोलंकी साहब का, उनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने अपनी कमेटी बना के हमें दे दी है। और पदाधिकारियों से मेरी बात भी हो गई है, तो उनकी गुजरात की जो कमेटी है उसको मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं। बहुत ही योग्य और सीनियर साथी हैं और उनका प्रबोधन बहुत अच्छा होता है। गुजरात से हैं जैमिन प्रियदर्शी साहब, जैमन प्रियदर्शी साहब, बहुत अच्छा उनका प्रबोधन होता है, ज्ञान बहुत अच्छा है। मैं कई बार जब कैडर में आपको कोट करता हूं ना, कि जब मनुस्मृति लिखी गई थी तो कुछ लोगों ने कहा कि इसका पालन कैसे होगा, तो मनु ने बताया कि देखो मैं इसका एक आपको आ, वो दिखाता हूं डेमो करके। तो उन्होंने कहा एक मुर्गी लेके आओ। बोल मुर्गी लेके आए, बोले इसके सारे पंख उखाड़ दो। तो उसके सारे पंख उखाड़ दिए। फिर कहा आप दाना डालते जाओ, जिधर आप दाना डालते जाएंगे ये मुर्गी उधर ही आती जाएगी, क्योंकि अभी उड़ नहीं सकती, इसके पंख नहीं है। ठीक इसी तरह से शूद्र समाज को आपको उसके पंख तोड़ देने, पंख फाड़ देने, और जैसे मुर्गी को दाना डाल के चलाते हैं, ऐसे ही इनको जिंदा रखने के लिए दाना डालते रहो और गुलाम बनाए रखो। तो ये मैंने जो सीखा था, ये जैमन प्रियदर्शी की एक प्रबोधन से सीखा था। उनका एक प्रबोधन था, उसमें सीखा था मैंने ये पॉइंट। मुझे कभी कोई शर्म नहीं लगती सच्चाई बताने में। तो वो प्रदेश के प्रभारी रहेंगे गुजरात के, ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय धीरज भाई चावड़ा साहब, बहुत ही सक्रिय है, पूरे गुजरात में इनका नेटवर्क है। प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद सोलंकी साहब, और 5 महासचिव हम लोगों ने गुजरात में बनाए हैं। ये खेमचंद सोलंकी साहब, जमन प्रियदर्शी साहब, और धीरज भाई चावड़ा जी, और अरविंद सोलंकी साहब, ये 5 लोग मिलके गुजरात को 5 जोन में बांट देंगे। यानी उनके 33 जिले हैं शायद गुजरात में, तो उसके 5-5, 6 जिले का एक एक जोन बना देंगे। और ये जो 5 प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं, ये एक एक जोन के कोऑर्डिनेटर होंगे, प्रभारी होंगे। जैसे सेंटर की तरफ से खेमचंद सोलंकी जी हैं, शेषराव गांगड़े साहब हैं, ऐसे ही स्टेट की तरफ से आपके महासचिव उनके प्रभारी होंगे। और आप 5 सामाजिक समीकरण बनाने के लिए 5 आप प्रदेश सचिव भी बना सकते हैं, जो 2-3 जातियां छोड़ के अलग हो, चमार नहीं हो, महार नहीं हो, जाटव नहीं हो, ओबीसी से हो, एसटी जाति से हो, है ना, और एससी से भी हो, तो कम से कम चमार, महार, जाटव ना हो। तो जाति समीकरण जोड़ने के लिए तो आप 5 सचिव बना लेंगे, तो उसको भी वो 2 की टीम बना दोगे। फिर महासचिव और सचिव, जैसे सेंटर की तरफ से पैटर्न है, सेम वही पैटर्न रहेगा। वो दोनों मिलकर फिर वहां बहुजन समाज को जोड़ने के काम करेंगे। मंडल की कमेटियां बनाएंगे, जिले की कमेटी बनाएंगे, नगर की कमेटी बनाएंगे, ब्लॉक की कमेटी बनाएंगे, ये उनकी ड्यूटी होगी। तो ये करना है। तो प्रदेश महासचिव में है अपने कवि साहब, आप देखते हैं बहुत सीनियर हैं। प्रदेश महासचिव माननीय डाया भाई कवि, ये प्रदेश महासचिव हैं। दूसरे प्रदेश महासचिव हैं जयंती भाई परमार। तीसरे महासचिव हैं जोता भाई परमार।
और प्रदेश महासचिव है हिमांशु भाई परमार, ये है। और प्रदेश सचिव, ये एक ही पोस्ट है। प्रदेश सचिव, इसमें कुछ भूल रहे हैं हम, एक मिनट रुको। महासचिव हो गई, हाँ। कोषाध्यक्ष जयेश भाई साहब, ये बहुत पुराने हैं, लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी प्रदेश कार्यालय के सचिव रहे हैं, तो इनको भी गुजरात का पूरा तजुर्बा है और आरबीएम के कई कार्यक्रमों में मैं परिवार के शामिल रहे हैं। ये कोषाध्यक्ष रहेंगे, ये एक ही पोस्ट है। एक संगठन सचिव संगठन के सारे पदाधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है ये संगठन सचिव, एक ही पोस्ट रहेगी। ये है जीवन भाई परमार। और एक कार्यालय सचिव है, कार्यालय इंचार्ज एम एन जादव, ये रहेंगे। जो ऑफिस आप लोग बनाएंगे गुजरात चलाने के लिए, तो ये कार्यालय के इंचार्ज रहेंगे। और एक आईटी सेल यानी मीडिया प्रभारी का पढ़ा लिखा तजुर्बेकार लड़का, जिसका नेटवर्किंग में तजुर्बा हो, जिसका सोशल मीडिया का तजुर्बा हो, तो ऐसा एक साथी बना के आप आईटी सेल का इंचार्ज बना देना गुजरात प्रदेश का। तो ये 12 साथियों की ये टीम हो जाएगी और 2 साथी हो गए सेंटर की तरफ से, तो ये 14 साथी की टीम हो गई। और अध्यक्ष वगैरह जो और सेंटर से करेंगे, तो ऐसे करके 15 लोगों की टीम हो जाएगी। तो इसी तरह से आप जो साथी बनाए गए हैं, तो उनकी भी ये जिम्मेवारी है कि उनको ये सब काम करना है ना। और अभी महिला विंग हमारी कमजोर पड़ी है बहुत लंबे समय से, तो महिला विंग के लिए हमने अपनी 2 बहनों को चयनित किया है। 2 बहनें राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष रहेंगी, झारखंड से हैं। आदरणीय उपाध्याय सुषमा बौद्ध हैं। इनके पतिदेव सरकारी जॉब में हैं, 4 व्हीलर गाड़ी है, और वो इतने सज्जन हैं कि पूरा फ्री फ्रीडम मिशन का काम करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को यानी सुषमा बौद्ध को दे रखा है। और छुट्टी वाले दिन खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं और ले लेके घूमते हैं हर जगह, बहुत सपोर्ट करते हैं उनको। और एक कार्यक्रम था पलामू में, झारखंड में, तो 1 घंटे से ज्यादा धारावाहिक। माइक बंद हो गया सर आपका। राम प्रसाद बौद्ध जी को कहा था कि इनकी हमें जरूरत है, इनका फायदा हमको पूरे देश भर में चाहिए। अभी तक की ये प्रदेश झारखंड की महिला विंग की अध्यक्ष थे। अच्छा, दूसरी है उत्तर प्रदेश संभल से सम्मानित उर्मिला सागर जी, तो इनको हम राष्ट्र का उपाध्यक्ष बना रहे हैं। तो अभी ये दोनों मिलके और आप सब लोग सहयोग करो, तो महिला टीम को भी तैयार कराओ पूरे देश भर में। तो ये काम साथियों आज संगठन विस्तार के संबंध में रखा गया है, चर्चा हो गई है। उद्देश्य क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमारे प्रस्तावक साहब ने और इसको क्लियर कर दिया था। और एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हम लोग, आप लोग जो मिलजुल कर काम कर रहे हैं, इसमें हमको आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए। 10 वर्षों के बाद जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, उसके लिए हमें काम करना है। और 25 वर्षों में इस बगीचे को, इस बाग को इतना मजबूत करना है, इतना हरा भरा करना है कि इस देश की जो 4 ताकतें हैं, दुनिया की 4 ताकत होती हैं, धार्मिक शक्ति, संस्कारों की ताकत, राजनीतिक शक्ति यानी हुकूमत, आर्थिक शक्ति यानी धन संपदा, सामाजिक शक्ति यानी सामाजिक एकता,
ये चार पिलर होते हैं किसी भी मानव कल्याण के। आप समझिए, आप खाका बनाइए कि अगले 25 वर्षों में भारत में इन चारों ताकतों पर बहुजन समाज को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, साहू को मानने वाले, फुले को मानने वाले, रविदास को मानने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले समाज का नियंत्रण होगा। ये चारों शक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? धार्मिक संस्कृति पे भी हमारा नियंत्रण, राजनैतिक शक्ति पे भी बहुजन समाज का नियंत्रण, अंबेडकर अनुयायियों का नियंत्रण, आर्थिक शक्ति पे भी बहुजन समाज का नियंत्रण, और सामाजिक शक्ति पे भी। सामाजिक शक्ति का अर्थ यह है जाति को मिटाना है, जाति को खत्म करना है, सारी जातियों को समाप्त करके केवल एक जाति, मानव जाति का निर्माण करना है। तो ये उद्देश्य बड़े काम के लिए जिनको समझ में आता है वो आरबीएम के सैनिक बने, कमांडर, ब्रिगेडियर, सेनापति, सेना अध्यक्ष बने। और जिनको लगता है कि मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना है, मुझे सांसद बनना है, मुझे मंत्री बनना है, तो भैया जिसके चरण अच्छे लगते हो, जो रास्ता अच्छा लगता हो, आप वहां जाएं, उनके चरणों में पड़ जाएं, चरण दासी करें, एमएलए एमपी बने। हमको एमएलए एमपी नहीं बनना, हमको समाज को इस लायक बनाना है कि हजारों एमएलए एमपी बनाने की ताकत समाज में है। कांशीराम साहब से एक बार पूछा गया था कि बाबा साहब के समय के अनेक बड़े लीडर लोग बिक गए, काशीराम जी आप नहीं बिकोगे, क्या गारंटी है? मानवर काशीराम साहब ने उत्तर दिया था, काशीराम भी बिक सकता है, कांशीराम भी बिक सकता है, लेकिन कांशीराम ऐसा समाज बनाना चाहता है कि एक काशीराम बिके तो 1000 काशीराम पैदा कर दे। बात समझ पा रहे हैं ना? एक कांशीराम बिके तो समाज 1000 काशीराम पैदा कर दे। ये ताकत ललुआ समाज में कांशीराम पैदा करना चाहता है। वो साहब का सपना अधूरा रह गया है, हम सब लोगों को मिलजुल के इसको पूरा करना, जितना भी बन पाएगा, जितना भी बन सकता है। मेरे तो जीवन का संकल्प है कि अगर मैं एक ही आदमी तैयार कर सका तो मैं एक ही आदमी तैयार करूंगा, लेकिन मरते समय मुझे खुशी होगी कम से कम मैं एक आदमी तैयार करके तो मर रहा हूं। मैं दुनिया छोड़ रहा हूं तो खाली नहीं छोड़ रहा, एक दूसरा धर्म प्रकाश तो मैंने कम से कम पैदा जिंदा रहते रहते कर ही दिया है। और अगर हम हजारों लोग ये संकल्प ले लें तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम हो सकता है। मेरा अनुभव है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर में मुलाकात होगी हम लोगों की, वहां फिर चर्चा करेंगे, सरकार का स्वरूप सामने होगा। उस सरकार को ध्यान में रखते हुए हमें कैसे बुद्धिज्म को आगे ले जाना है, कैसे समाज को आगे ले जाना है, उसकी रणनीति तैयार करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी।